और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। दारुल हुकूमत दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। जुनूनी भीड़ ने कारी ओवैस की जान ले ली है। आपको बता दें कि पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भीड़ ने ओवैस को पीट कर मार डाला। 2 अफराद को गिरफ्तार किए जाने की भी खबर है। कारी ओवैस का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के कैराना से है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। दारुल हुकूमत दिल्ली से बीती रात का ये वाकया है। जुनूबी भीड़ ने कारी ओवैस की जान ली है। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भीड़ ने ओवैस को पीट कर मार डाला है। ओवैस का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के कैराना से है। मजीद तफसीलात के लिए रुख करेंगे दिल्ली का। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद जुड़ रहे हैं। खुर्रम शहजाद, काफी हैरानी की और शॉकिंग न्यूज ये है कि दारुल हुकूमत दिल्ली में मॉब लिंचिंग का ये वाकया पेश आता है। क्या कुछ इस हवाले से तफसीलात? देखिए सना, अभी इस मामले में पुलिस क्योंकि जांच कर रही है और पहली नजर में मामला मॉब लिंचिंग का है। तफसीलात के मुताबिक जिस तरह की तफसीलात हासिल हुई हैं उसमें पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर कारी ओवैस जो कैराना के रहने वाले हैं वो आए हुए थे। वहां पर उन्होंने मोबाइल फोन का एयरफोन खरीदने की कोशिश की और वहां पर अचानक उनके साथ 4-5 लोगों ने मारपीट की, जिसके बाद उनको इतनी ज्यादा मारा गया कि फिर उनको अरुणा आसिफ अली अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उनको मुर्दा करार दे दिया। तो इस तरह से ये पूरा मामला है। अभी फिलहाल उनका पोस्टमार्टम हो रहा है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने 2 लोगों को इस मामले में हिरासत में लिया है और दफा 302 के तहत जो है पुलिस कार्रवाई कर रही है। लेकिन देखना होगा कि जिस तरह से मामला सामने आया है उसमें पुलिस क्या कुछ करेगी। लेकिन अभी जिस तरह की तफसीलात हासिल हुई हैं उसमें यही है कि पोस्टमार्टम हो रहा है और उनके अहले खाना दिल्ली पहुंच गए हैं जो उनकी लाश को लेकर के जो है जाएंगे। लेकिन दिल्ली पुलिस इस मामले में कार्रवाई करने की बात कर रही है। जी खुर्रम, ये बताइएगा, जब बीती रात ये वाकया पेश आए, 1 बजे का ये वाकया, जो तफसीलात हम तक मिल पाई हैं, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भीड़ ने मार डाला। अगर सीसीटीवी फुटेज है, क्या वो मंजर आम पर आया? अगर आया तो उसमें किस तरीके का ये वाकया लग रहा है? पुलिस क्या कुछ कह रही है? क्या कई और लोगों की तलाश है? देखिए, अब ये थाना कोतवाली जो चांदनी चौक का इलाका है वहाँ की पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, क्योंकि ये इलाका पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन का इलाका उसी के अंडर में आता है। अभी तक कोई भी सीसीटीवी फुटेज ऐसा सामने नहीं आया, क्योंकि मामला रेलवे स्टेशन के बाहर का है जहाँ पर रेहड़ी पटरी लगती है और लोग रेहड़ी पटरी लगा करके वहाँ पर जिंदगी गुजारने के लिए अपने सामान फरोख्त करते हैं और वहाँ पर मोबाइल एक्सेसरीज जो है उनको बेचते हैं या फिर दूसरा सामान बेचते हैं। लेकिन ये बताया जा रहा है कि वाकया देर रात हुआ है, 1:30 बजे के करीब का मामला है। तो वहां पर अब देखना ये होगा कि पुलिस किस तरह से इस मामले की जांच करेगी, क्योंकि आनंद फानन में वहां पर जो है पुलिस पहुंच गई थी और उनको ले जाया गया और उसके बाद उनकी मौत हो जाती है। पुलिस को ही देखना है कि किस तरह से इस मामले में कार्रवाई की जानी चाहिए। 302 के तहत जो है पुलिस ने केस दर्ज करने की बात की जा रही है और 2 लोगों को हिरासत में लेने की बात भी बताई जा रही है। अब अहले खाना है, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या उनकी तरफ से, अहले खाना की तरफ से खुर्रम शहजाद, ये तफसीलात दी गई हैं कुछ की कारी ओवैस के साथ कुछ और लोग भी थे जो कैराना से दिल्ली आए हुए थे या फिर वो अकेले आए हुए थे? अगर आए हुए थे तो क्या वो वहां पर काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, या फिर सिर्फ घूमने के लिहाज से वो वहां आए थे? क्या इस ताल्लुक से कुछ जानकारियां मिल पा रही है? देखिए, अभी प्राइमरी तौर पर सिर्फ इतनी जानकारी आई है, इब्तिदाई तौर पर अभी पता नहीं चल पाया कि वो क्यों दिल्ली आए थे। लेकिन ये जरूर मालूम हुआ है कि उनके साथ उनके गांव का एक शख्स भी था, लेकिन मारपीट सिर्फ उन्हीं के साथ हुई है और अभी हम और दूसरी तफसीलात हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, बेहद शुक्रिया खुर्रम शहजाद। आपसे आगे भी जुड़ेंगे इस खबर पर। तो आपको बता दें कि पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर नहीं बल्कि रेलवे स्टेशन के बाहर, जहां पर छपड़ी फरोश जो है अपनी दुकान लगाते हैं, वहां पर मोबाइल एक्सेसरीज से उन्होंने हेडफोन खरीदा। फिर उसके मोबाइल एक्सेसरीज शॉप से हेडफोन खरीदा, जिसके बाद ये वाकया पेश आया। भीड़ ने ओवैस को पीट कर मार डाला। उसके बाद कहा जा रहा है जब भीड़ ने उन्हें पीटा, फिर उसके बाद उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां पर उन्हें मुर्दा करार दे दिया गया। इस वक्त की अगर हम बात करें तो पोस्टमार्टम कारी ओवैस का जारी है। साथ ही साथ पुलिस ने 2 अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया है और पुलिस इस पूरे मामले को मॉब लिंचिंग से जुड़ा हुआ ही देख रही है। वहीं कारी ओवैस के अहले खाना भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। उनके अहले खाना से भी न्यूज़ 18 उर्दू बातचीत करने की कोशिश कर रहा है। कारी ओवैस के हमरा कहा जा रहा है कि उनके एक साथी भी मौजूद थे, लेकिन मारपीट का ये वाकया कारी ओवैस के साथ ही पेश आया है। आगे बढ़ेंगे। हुजूमी तशद्दुद के ताल्लुक से झारखंड कांग्रेस कमेटी की नायब सदर इरफान अंसारी ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की है।
देखें खास बातचीत। में मॉब लिंचिंग की घटनाएं काफ़ी होती रहीं। अब इस मामले को कांग्रेस इलेक्शन में ले जाने की तैयारी कर रही है। हमारे साथ बात करने के लिए झारखंड कांग्रेस कमेटी के नायब सदर डॉक्टर इरफान अंसारी साहब मौजूद हैं। अंसारी साहब, ये मॉब लिंचिंग को लेकर किस तरह से आप लोग उठाने वाले हैं चुनाव में? देखिए, कांग्रेस पार्टी के एजेंडे में ये भी है, मॉब लिंचिंग भी है। और मैं कहूँगा आपको कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से झारखंड में बनी है, अब तक 13 लोगों की जान चली गई मॉब लिंचिंग के कारण, और अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब ऐसे लोग मारे गए हैं जिनको आप उनके घर अगर आप देख लीजिएगा, लगे आपको ये फील होगा कि बहुत अन्याय किया सरकार, जुल्म किए। मैं इस मामले को सदन में भी मैं लाया था और बहुत मजबूती के साथ सरकार को मैंने घेरा था कि आखिर क्या कारण है। ये सरकार इंसान की जान मार रही है अपने स्वार्थ के कारण। तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा हम लोग बहुत मजबूती के साथ चुनाव में ले जाएंगे, और सरकार की कई खामियां हैं झारखंड में, इसको हम लोग उजागर करेंगे। दूसरी बात ये भी हम कहेंगे कि आज श्रीमती सोनिया गांधी जी ने हम लोगों को जो जवाबदेही दी है, एक अल्पसंख्यक को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है, इसके लिए मैं झारखंड वासियों की ओर से उनको मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। आप कह रहे हैं कि सरकार से आपको बहुत शिकायत है, सरकार कहीं ना कहीं जुल्म कर रही है, लेकिन सरकार का इसमें क्या मामला, क्या जबकि सरकार का कहना है ये क्रिमिनल ऑफेंस है और उस पर वो कार्रवाई कर रही है? देखिए, मैंने सरकार को कहा था कि आप मॉब लिंचिंग में फास्ट ट्रैक बनाइए, फास्ट ट्रैक कोर्ट बना के उनको सजा दीजिए। और इस राज्य में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि झारखंड के एक मंत्री जिसने मॉब लिंचिंग में इंसान को मारा और उसको माला पहनाया जा रहा है, उनके अपने घर में स्वागत किया जा रहा है, इससे बड़ा शर्म की बात और देश में क्या हो सकता है। झारखंड में काफ़ी आक्रोश है बीजेपी सरकार के खिलाफ, ऐसे कई ऐसे मुद्दे हैं। तो हम लोग सरकार को घेरने का काम करेंगे। अभी तो चुनाव है और हमें लगता है कि जनता काफ़ी त्रस्त है, ये मोदी वेव नहीं है। वहाँ झारखंड में कांग्रेस का अच्छा पोटेंशियल है और कांग्रेस वहाँ अच्छा करेगी, देख लीजिएगा आने वाले विधानसभा चुनाव में। इसलिए अच्छा करेगी कि जनता वहाँ त्रस्त है। कई ऐसे अहम मुद्दे हैं, बिजली नहीं मिल रहा है, किसान मर रहे हैं, लोग युवा पलायन कर रहे हैं। मॉब लिंचिंग से पूरा झारखंड शमशान कर दिया बीजेपी सरकार ने, तो हम लोग इसे छोड़ने नहीं जा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम उठाएंगे, किस तरह से उठाया जाएगा? क्या आप उसको मैनिफेस्टो में लेकर आएंगे? देखिए, हद तो तब हो गई, आपने देखा होगा अभी कई मामले कोर्ट में लंबित हैं, मामले चल रहे हैं, और एक मंत्री ने भी, अब मैं अल्पसंख्यक एमएलए हूँ, मेरे हाथ उठा के कहता है कि जय श्री राम बोलो। ये मुद्दा भी चैनल में चला था, तो इतना मनोबल बढ़ गया है। मैंने कहा था कि लोगों को विकास चाहिए, रोजगार चाहिए, किसानों जो कर्ज से मारे जा रहे हैं उसके जो कर्ज माफ़ी होनी चाहिए। तो क्या झारखंड, मैं कहना चाहता हूँ बीजेपी का मन इतना बढ़ गया है कि उनको एक वर्ग को टारगेट करके रखा है इन्होंने। ये इनके मन में ये बात है कि जितना अल्पसंख्यक को टारगेट करेंगे उतना मेरा वोट बैंक बढ़ेगा। लेकिन जनता समझती है, जनता जागरूक हो चुकी है, अब बीजेपी के बहकावे में नहीं आएगी। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि यदि हमारी सरकार बनती है तो जो भी दोषी है उसको कड़ी से कड़ी हम सजा दिलाएंगे। मैनिफेस्टो में लेकर आएंगे? बिल्कुल, देखिएगा आने वाले दिनों में हम लोग बात कर रहे हैं और डेफिनेटली आएगा ये, क्योंकि जो लोग मारे गए हैं वो हमारे बच्चे मारे गए हैं, बेगुनाह लोग मारे गए हैं, तो ऑब्वियस आना है उसको। बहुत शुक्रिया। तो ये इरफान अंसारी थे जो उपाध्यक्ष हैं, नायब सदर हैं झारखंड कांग्रेस कमेटी के। उनका कहना है कि मॉब लिंचिंग का जो मामला है उसको कांग्रेस पूरे तौर से चुनाव में उठाने की तैयारी कर रही है और इसको मैनिफेस्टो में भी लेकर आया जाएगा। कैमरामैन नगेंद्र के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। यूपी के शाहजहांपुर में जबरदस्त सड़क हादसा पेश आया है। टाटा मैजिक और ट्रक के दरमियान तसादुम की वजह से 16 अफराद हलाक हो गए हैं, जबकि 5 अफराद जख्मी हुए हैं। कई जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। डीएम और एसपी ने जाए हादसे पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। इस हादसे पर सीएम योगी ने दुख का इजहार किया है। तो यूपी के शाहजहांपुर में जबरदस्त सड़क हादसा पेश आया है और इस हवाले से मजीद तफसीलात के साथ दीप श्रीवास्तव हमारे नुमाइंदे शाहजहांपुर से जुड़ चुके हैं। दीप श्रीवास्तव, ये बताइएगा कि इस सड़क हादसे के बाद 16 लोगों की जान गई और कहा जा रहा है कि कई जो घायल हैं जिन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया है, उनकी जो स्थिति है, हालत जो है ख़राब है। इस हवाले से क्या कुछ जानकारी? सना, मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि ये अभी 3 घंटे पहले की घटना है और यहाँ पर जो घायल भर्ती हुए हैं, जिससे 5 लोग जो गंभीर हालत है जी, और ये व्यवस्था की जा रही है कि
उनको हायर सेंटर भेजा जाए ताकि उन्हें उनका अच्छे से अच्छा इलाज हो सके। इसके साथ में जो मृतक हैं उनकी पहचान की जा रही है और जल्द से जल्द पोस्टमार्टम कराने के इंतजाम भी किए जा रहे हैं। साथ में सीएम योगी ने इस घटना को शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं और इस घटना के बाद डीएम एसपी ने मौके पर पहुंचकर शिनाख्त कराने के प्रयास शुरू कर दिए हैं और ये बताया जा रहा है कि थाना रोजा क्षेत्र के ही सारे ये ग्रामीण हैं और टेम्पो में बैठकर ये लोग रोजा आ रहे थे। उसी समय ये जो ट्रक जो था वो तेजी से आ रहा था, टाटा मैजिक से टकराया। उसके बाद ये पास में टेम्पो यात्रियों से भरा टेम्पो था, उसके ऊपर भी ये पलट गया, जिसकी वजह से क्योंकि इसमें कपड़ों से भरे बोरे भरे हुए थे और ये सब यात्रियों के ऊपर से जब ट्रक पलटा तो सभी लोग उसमें दब गए, जिससे ये बड़ा हादसा हुआ जिसमें 16 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है। और ये बताया जा रहा है कि सारे ग्रामीण हैं और जो बहुत ही गरीब परिवार से हैं उनकी आर्थिक सहायता होनी चाहिए इस मामले में। क्या मृतकों के परिजनों के लिए कोई मुआवजे का ऐलान किया गया है योगी सरकार की तरफ से अब तक? देखिए, अभी इस बड़ी दर्दनाक घटना के बावजूद भी शासन प्रशासन ने आर्थिक सहायता का जो है वो ऐलान नहीं किया है और यहाँ के ग्रामीण, यहाँ के लोग चाह रहे हैं कि इनको, क्योंकि ये गरीब परिवार के लोग हैं और चाह रहे हैं कि किसी तरीके से इनकी आर्थिक मदद मिले और जिस तरीके से जो घायल पड़े हैं उनको भी कुछ सहायता मिले। जी सना। दीप, ये बताइएगा कि बड़ा खतरनाक ये हादसा था जिसमें 16 लोगों की जान गई है, इसमें क्या बच्चे भी शामिल थे जो मृतक हैं? देखिए, इससे जो टेम्पो और टाटा मैजिक में जो यात्री बैठे थे उसमें महिलाएं भी थी, बच्चे भी थी और पुरुष भी थे। तो सभी लोग जो है इसमें दबे हैं। उसमें बच्चे जो मौत हुई है वो बच्चों की भी हुई है, महिलाओं की भी हुई है और पुरुषों की भी हुई है। जी सना। जी, बेहद शुक्रिया दीप हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस हवाले से तफसीलात फराहम करने के लिए। तो दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया है, 16 अफराद की हलाकत हुई है और जिसके बाद जो 5 लोग जख्मी हैं उनकी हालत तशवीशनाक बनी हुई। कहा जा रहा है कि दूसरे इलाके के अस्पताल में उन्हें रेफर करने की भी तैयारी की जा रही है। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। INX मीडिया मामले में चिदंबरम की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। CBI अब चिदंबरम का नार्को टेस्ट कराना चाहती है। इस ताल्लुक से CBI अदालत से दरखास्त भी करेगी। दूसरी तरफ पी चिदंबरम ने ED के हलफनामे पर अपना जवाब दाखिल किया है। पी चिदंबरम ने ED के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है। चिदंबरम ने कहा है कि जिन जायदादों और बैंक खातों का ED हवाला दे रही है वो सब कानूनी एतबार से दुरुस्त हैं। कश्मीर पर बैन वजारती मीटिंग जारी है। वजारत उमूर दाखिला में ये मीटिंग हो रही है। तकरीबन आधा घंटे से ज़ायद का वक्त हो गया है। ये मीटिंग जारी है। लद्दाख जम्मू कश्मीर में माल की तकसीम पर मीटिंग में तवज्जो मरकूज रहेगी। जम्मू कश्मीर की ताज़ा सूरत हाल पर भी गौर ख़ौज़ किया जा रहा है। मीटिंग में सेक्रेटरी सतह के हुक्काम मौजूद हैं। आपको बता दें कि दाखिला सेक्रेटरी AK भल्ला मीटिंग की सरबराही कर रहे हैं। मीटिंग में जम्मू कश्मीर तंजीम जदीद बिल भी ज़ेर बहस रहने की इत्तला है। आनजानी अरुण जेटली के घर आज PM मोदी पहुंचे। इन्होंने अरुण जेटली को खराज अक़ीदत पेश किया। जेटली के अहले खाना से PM मोदी ने इजहार ताज़ियत किया। इस दौरान मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि आनजानी अरुण जेटली का जब इंतकाल हुआ था उस वक्त PM मोदी गैर मुल्की दौरे पर थे। इन्होंने वहीं से अरुण जेटली को खराज अक़ीदत पेश किया था और कहा था कि अरुण जेटली मेरे एक अच्छे दोस्त थे जिन्हें अब मैंने खो दिया है। और अब बात राहुल गांधी के ट्वीट की कर लेते हैं। राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है। राहुल गांधी ने मरकजी हुकूमत को ट्वीट करते हुए तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि RBI से रकूम लेने पर उन्होंने हुकूमत पर निशाना साधा। वजीर आजम, वजीर खजाना को किसी मामले का पता नहीं है। राहुल गांधी ने ये इल्जाम लगाया दोनों माशी बहरान से निपटना भी नहीं जानते हैं।
राहुल गांधी ने ट्वीट के जरिए तमाम बातें कही। उन्होंने कहा कि आरबीआई से पैसे चुराने से काम नहीं चलेगा। उन्होंने कहा साथ ही कि वजीर आजम, वजीर खजाना ने माशी बहरान खुद पैदा किया है। आरबीआई से रकूम के हुसूल को राहुल गांधी ने चोरी करार दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा ही है कि गोली के जख्म पर डिस्पेंसरी से चोरी की हुई पट्टी लगाई जाए। तो ये बड़ा ट्वीट है और संगीन इल्जामात हैं जो राहुल गांधी की तरफ से लगाए गए हैं। आरबीआई से पैसे चुराने से काम नहीं चलेगा, राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा। उन्होंने कहा साथ ही कि दोनों माशी बहरान से निपटना नहीं जानते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरह से आरबीआई से पैसे लिए जा रहे हैं, मरकजी हुकूमत को दिए जा रहे हैं, वो बिल्कुल ऐसा ही है कि गोली के जख्म पर डिस्पेंसरी से चोरी की हुई पट्टी लगाई जाए। कांग्रेस इस साल के आखिर में कुछ रियासतों में होने वाले असेंबली इंतखाबात की तैयारियों में जुट गई है। इसी सिलसिले में आज 10 जनपद पर मीटिंग हो रही है। मीटिंग में हरियाणा में पार्टी उमूर के इंचार्ज गुलाम नबी आजाद और झारखंड में पार्टी उमूर के इंचार्ज आरपीएन सिंह ने शिरकत की। इन दोनों रियासतों में चुनाव के ताल्लुक से हिकमत अमली मुरतब करने पर बातचीत हुई। जनरल जो पॉलिटिकल सिचुएशन आज कंट्री में है उसके बारे में चर्चा हुई और जाहिर है आने वाले इलेक्शंस होने वाले हैं 1-2 महीनों में, उनके बारे में चर्चा हुई। और कांग्रेस प्रेसिडेंट है, जाहिर है कांग्रेस प्रेसिडेंट से तो बीच बीच में बात करते रहते हैं, तो इसमें कोई नई चीज़ नहीं थी। झारखंड कांग्रेस नौमंतखब सदर रामेश्वर राव ने सोनिया गांधी के साथ मीटिंग के बाद न्यूज 18 से खास बातचीत की। झारखंड कांग्रेस के नवनिर्वाचित अध्यक्ष रामेश्वर उरांव हमारे साथ है बात करने के लिए। सर, सोनिया गांधी से मिले आप, सभी आपके साथ कार्यकारी अध्यक्ष भी थे, क्या चर्चा हुई? क्योंकि चुनौती ये है कि झारखंड में चुनाव है और सरकार बनाना आपकी सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी। जी, उसी पर चर्चा हम सबों ने किया। मैडम को पहले तो आश्वस्त किए हम सब मिल करके कि एक टीम की तरह हम लोग काम करेंगे, पूरे राज्य में फैलेंगे, वर्कर को इकट्ठा करेंगे, जागरूक करेंगे और फिर सरकार की जो विफलता है, इतने दिनों से सरकार आ रही है, बड़े बड़े वायदा कर रही है सरकार, तो जो वायदे, कोरे वायदे को हम लोग उनको बताएंगे कि सिर्फ वायदे हुए हैं, कुछ मिला नहीं है, और उनको मतदाताओं को अपने पक्ष में लाने की हर कोशिश करेंगे। क्या गठबंधन पर कोई बात हुई? क्योंकि लोकसभा चुनाव में आप और जेएमएम साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे और उसी समय ये घोषणा की गई थी कि विधानसभा चुनाव में भी आप साथ रहेंगे। क्या सीटों को लेकर कोई बातचीत, गठबंधन की क्या रूपरेखा रहेगी, इस पर कोई चर्चा हुई? इस पर पहले से काम हो रहा है, लेकिन बदले हालात में मैं ये कहूँगा कि पार्टी की नीति पर निर्भर करेगी। यहाँ हाईकमान क्या कहेगा, निर्देश देगा हम लोगों को। अगर निर्देश दिया अलायंस के लिए तो हम लोग आगे बढ़ाएंगे। बात चल रही है पहले से और आगे बढ़ाने का हम लोग कोशिश करेंगे। सर, कार्यकारी अध्यक्ष आप भी हैं, क्या प्राथमिकता रहेगी आप लोगों की झारखंड? सबसे पहले संगठन को चुस्त और दुरुस्त करना, हमारे बूथ लेवल के जो भी कार्यकर्ता हूँ सबके साथ टीम वर्क के साथ काम करना और सबको एनर्जाइज करना, क्योंकि आने वाला जो समय है सिर्फ हमारे पास 2 महीने का टाइम है और 2 महीने में हम लोग का ये कोशिश होनी चाहिए कि जिस तरह हम लोगों ने, सब लोगों ने मिलके, कांग्रेस के एक वर्कर मिलके कोलीबीरा चुनाव और चाईबासा चुनाव को बहुत अच्छे से जीता, उसी तरह हम झारखंड का विधानसभा का चुनाव जीतें, यही हमारी प्राथमिकता है। धन्यवाद। तो साफ तौर पर पूरा झारखंड कांग्रेस की जो टीम थी वो आज सोनिया गांधी से मिली और उम्मीद ये की जा रही है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में बेहतर नतीजे निकल कर आए और इसी को लेकर आज की ये बैठक हुई थी। कैमरा पर्सन अंकित के साथ रंजीता झा, न्यूज 18 नेटवर्क। दफा 370 हटाने के बाद वादी में मवासिलाती निजाम मुकम्मल तौर पर बहाल न होने से कुपवाड़ा जिले में भी लोग तकलीफदेह सूरत हाल से दो चार हैं। लोग इंतजामिया से फौरी तौर पर मवासिलाती निजाम की बहाली का मुतालबा कर रहे हैं। बैरून रियासत हुसूल रोजगार, तालीम, कारोबार और मुलाजमत करने वाले अफराद के साथ साथ वादी में उनके अहले खाना परेशान हैं। देखिए यहया सुल्तान की खास रिपोर्ट। अपनी माँ से बात नहीं हो रही, यहाँ पे कोई फोन की सुविधा नहीं है, मुझे अपनी माँ से बात करनी है। मैं बहुत परेशान हूँ अपने पापा के लिए। मैं यही अपील करती हूँ कि मुझे अपने पापा से बात होनी चाहिए, फोन खोलने चाहिए। जिला कुपवाड़ा में इंतजामिया की जानिब से सिर्फ एक फोन बूथ कायम किया गया है। डिप्टी
डिप्टी कमिश्नर ऑफिस कुपवाड़ा जिले में कायम किया गया ये फोन बूथ लाखों की आबादी के लिए राब्ते का वाहिद सहारा है। इस बूथ से घंटों तक अपनी बारी का इंतजार करने वाले लोग अपनों से बात करने की तड़प लिए मायूसी के आलम में शाम को खाली हाथ घर को लौट जाते हैं, क्योंकि या तो उनका नंबर ही नहीं आ पाता या फिर आखिरी लम्हे तक पहुंचते पहुंचते लाइन ही कट जाती है। इस फोन बूथ पर बड़े ही जज्बाती मनाजिर देखे जा रहे हैं। जुरहामा कुपवाड़ा की रहने वाली एक नन्ही सी बच्ची शिलोंग में फौज में ड्यूटी पर मामूर अपने वालिद से बात करने के लिए पिछले 20 रोज से इंतजार कर रही थी। यहाँ तक कि इंतजार करते करते इस मासूम बच्ची की आंखों से आंसू निकल आते हैं। फोन करने के लिए आए हैं यहाँ पे। मेरी अपनी माँ से बात नहीं हो रही। यहाँ पे कोई फोन की सुविधा नहीं है। मुझे अपनी माँ से बात करनी है। यहाँ पे बहुत भीड़ होती है, ना कोई कॉल चल रही है। कम से कम फोन तो खुलने चाहिए। मैं अपने पापा से बात करने के लिए आई हूँ। 1 महीना हुआ मुझे अपने पापा से बात नहीं हुई। मुझे बहुत याद आ रही है अपने पापा की। तो घर में सब परेशान है, तो मुझे अपनी माँ के साथ भेजा गया कि अब पापा को फ़ोन करने के लिए। हम सब बहुत परेशान हैं। मैं सुबह से लाइन में खड़ी हूँ, अभी नंबर नहीं आ रहा है। वो आर्मी में, वो भी वहाँ परेशान होंगे बहुत, तो हम भी परेशान हैं। यहाँ मोबाइल सर्विस खुलना चाहिए कि मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे और किसी का कुछ पता नहीं, तो मैं बहुत परेशान हूँ अपने पापा के लिए। मैं यही अपील करती हूँ कि मुझे अपने पापा से बात होनी चाहिए, फ़ोन खुलना चाहिए। इतना ही नहीं, कोई अपने बच्चे के साथ बात करने के लिए बेताब है, तो कहीं ममता तड़प रही है। और ये सिलसिला पिछले 20 रोज से जारी है, क्योंकि बैरून रियासत कारोबार, मुलाजिमत, हुसूल तालीम और रोजगार के लिए जिले के बेशुमार लोग मौजूद हैं, लेकिन किसी को किसी के बारे में कोई इल्म ही नहीं। मैं सर आया यहाँ फोन करने के लिए। मैं दूर दराज से आया, त्रागाम से ऊपर, वहाँ गुगलू सा कहते हैं सर। वहाँ भी कोई हमको सहारा नहीं मिल रहा, लिफ्ट नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा। हमें को बहुत परेशानी। लेडीज़ भी है यहाँ, छोटे बच्चे भी है। ज़्यादा से ज़्यादा हमको किसी को 1 मिनट मिलता है, किसी को 1 सेकंड मिलता है। ऐसे में लोगों का कहना यही है कि उनकी एक ही तमन्ना है कि कम से कम इस सूरत हाल में मोबाइल निजाम को तो बहाल कर दिया जाए, ताकि लोगों को अपनों से मुताल्लिक जानकारी तो मिल सके। लोगों का ये भी मुतालबा है कि जिले भर में मजीद लैंडलाइन कनेक्शंस बहाल किए जाएं और डीसी ऑफिस में मजीद मोबाइल फोन सर्विस को भी बहाल किया जाए। पता कि सोन पता कि मेहरबानी कर तुम करो कुन त जाय अप्लाई करो, अस गसन फोन यल गसन। अस जू द्राम, अस मरा बचन खातिर। मेहरबानी कर अस खत्म गो बच कर बच मोल मोज कर ना मोरस माज बच समझा ना बचस मोल मोज। लोग उम्मीद यही कर रहे हैं कि रियासती इंतजामिया इस सूरत हाल को देखते हुए जिले में फोन सर्विस को बहाल करने के लिए हंगामी नौयत के इक़दाम उठाएगी, ताकि सरहदी अजला के लोगों की मुश्किलात भी कम हो सके। लोगों का कहना है कि उनके लिए इस वक्त राब्ते का एक वाहिद जरिया न्यूज़ 18 नेटवर्क ही बन गया है, जिसके जरिए वो बैरून रियासत अपनों की जानकारी पैगामात के जरिए हासिल कर पा रहे हैं। वहीं शादी ब्याह की मनसूखी हो या फिर इनसे मुतालिक जानकारी के लिए भी न्यूज़ 18 ही राब्ते का वाहिद सहारा है। और नामुसाइद हालात में न्यूज़ 18 के इस जज्बे की जिले की आवाम ने बेहद सताइश की है। यह है डीसी ऑफिस कुपवाड़ा का मीटिंग हॉल, और जो लोग आप इस वक्त देख रहे हैं ये किसी मीटिंग के लिए यहाँ पर नहीं आए हैं, लेकिन ये लोग सिर्फ इसलिए आए हैं कि इनके रिश्तेदार जो बीनू रियासत इस वक्त हैं उनके साथ ये राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर ने यहाँ पर एक राब्ता फ़ोन इनके लिए रखा है, लेकिन लाखों आबादी के लिए एक फ़ोन जो है
वो रखा गया है। इसलिए ये लोग ये मुतालबा कर रहे हैं कि यहाँ पर मजीद लैंडलाइंस और मोबाइल सर्विस जो है वो बहाल होनी चाहिए, ताकि ये लोग बीरू रियासत जो इनके रिश्तेदार हैं या तिजारत के सिलसिले में लोग हैं या वो लोग जो वहाँ पर अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं उनसे राबते की कोशिश करना चाहते हैं। याह्या सुल्तान, न्यूज़ 18 उर्दू, कुपवाड़ा। वहीं जम्मू के कई हिस्सों में मोबाइल इंटरनेट लगातार बंद है। जिंदगी के तमाम शोबों से वाबस्ता अफराद, खास तौर से ताजिरों और तलबा का कहना है कि इंटरनेट बंद रहने की वजह से इन्हें सख्त दिक्कतों का सामना है। दूसरी जानिब इंतजामिया का कहना है कि हालात में मुकम्मल सुधार आते ही मोबाइल इंटरनेट खदमात को बहाल कर दिया जाएगा। देखिए समीर भट्ट की खास रिपोर्ट। गुज़िश्ता 3 हफ्तों में सिर्फ एक मौका ऐसा था जब जम्मू खित्ते के कुछ अजला में 2G मोबाइल इंटरनेट सर्विस 20 घंटों के लिए बहाल की गई, वरना ये सर्विस जम्मू में मुकम्मल बंद रही। 5 अगस्त को दफा 370 के खात्मे के बाद हुक्काम ने जम्मू खित्ते में मोबाइल इंटरनेट सर्विस बंद कर दी थी। जम्मू कश्मीर के ज्यादातर ताजिर कारोबार करने के लिए इंटरनेट पर मुनहसर हैं। उन्हें बैरून रियासत के ताजरों के साथ लेन देन के लिए इंटरनेट की सख्त ज़रूरत पड़ती है। हमारा ऑनलाइन बिलिंग होता है और शिपमेंट जो हम भेजते हैं उसको ट्रैक करने में दिक्कत आ रही है, ट्रैकिंग हो नहीं रही है प्रॉपरली, और कस्टमर को हम पूरी जानकारी दे नहीं पाते हैं शिपमेंट के बारे में, शिपमेंट कहाँ पहुँचा है, किधर पहुँचा है। तो इसके कारण भी थोड़ा बिज़नेस लॉस हो रहा है। तो इसकी दिक्कत से, और थोड़ा हमारा बिलिंग जो है बिलिंग ऑनलाइन होती है, पेमेंट ट्रांजैक्शन होती है, उसमें भी थोड़ा दिक्कत आ रहा है। तो इसलिए जो इंटरनेट है बहुत ही महत्व रखता है हमारे लिए। स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के तलबा भी हुकूमत से अपील कर रहे हैं कि मोबाइल इंटरनेट सर्विस बहाल की जाए। एग्ज़ाम्स भी आ रहे हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए नेट की बड़ी ज़रूरत पड़ती है। और जैसे हम यहाँ पे अगर रेगुलर स्टडीज़ की बात करें तो उसमें हमें ऐसे टास्क मिलते हैं यहाँ से कि जिसको हमें गूगल पे सर्च करके या और जो सोर्सेज हैं नेट पे उससे हमें ऑब्टेन करना होता है सारा डाटा कलेक्ट करके, तो फिर स्टडी करनी पड़ती है। लेकिन जो नेट नहीं चल रहा है तो उसकी वजह से हमें काफ़ी दिक्कत आ रही है। देखा जाए तो आजकल डिजिटल एरा चल रहा है, तो हमें मटेरियल जितना भी निकालना होता है, बुक्स तो अवेलेबल हैं लाइब्रेरी में, बट इंस्टेड ऑफ डैट हमें दूसरे मटेरियल की भी ज़रूरत पड़ती है जो हमें आज तक इंटरनेट से मिलता था, इंटरनेट की फैसिलिटीज़ की वजह से मिलता था। इंटरनेट बंद होने की वजह से आज हमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि अगर हमें कोई क्वेश्चन निकालना है, कहीं मटेरियल कोई कलेक्ट करना है तो वो हमें मिल नहीं रहा है। ठीक है, तो प्रॉब्लम्स तो बहुत आ रही है सर, बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। इंटरनेट को भी बंद हुए 1 महीना हो गया। जो भी मटेरियल हम ज़्यादातर उससे नेट से ही लेते हैं, तो इससे हमें प्रॉब्लम ये आ रही है, अगर कुछ जैसे लाइब्रेरी में हर चीज़ हमें नहीं मिलती है तो हम इंटरनेट से देखते थे, उसकी वजह से हम वो नहीं देख पा रहे हैं, सारा मटेरियल नहीं, में हमारी पढ़ाई में काफ़ी गैप आ रहा है इसकी वजह से। हम चाहते हैं कि इंटरनेट को जितनी जल्दी हो सकते हैं प्लीज़ इसको यहाँ पे चलाओ। वहीं डिविजनल कमिश्नर जम्मू संजीव वर्मा का कहना है कि कुछ तकनीकी वजूहात की बिना पर दोबारा 2G सर्विस बंद करनी पड़ी। उन्होंने कहा कि कुछ शरपसंद अनासिर इंटरनेट का गलत इस्तेमाल करके समाज में नफरत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ताहम उन्होंने यकीन दहानी कराई कि हालात पर उनकी नजर बनी हुई है और जल्द ही इंटरनेट की सहूलत बहाल की जाएगी। जैसे आपने देखा कुछ अटेम्प्ट भी हुई हैं, पेपर्स में कुछ गलत खबर बयानी हुई, इस तरह से मोबाइल के ऊपर भी कुछ इस तरह की कोशिश की गई जिसको निपटा भी गया। तो विद इफेक्टिव रेगुलेशन, विद ओवरसाइट एंड सर्विलेंस वी हैव बीन एबल टू कंट्रोल दिस सिचुएशन। इसलिए मैं इन चीज़ों को रिस्ट्रिक्शन ना करके रेगुलेशन की भाषा में ज़्यादा मैं उस डेफिनेशन में ज़्यादा कवर करता हूँ। देखिए, अगर हमें खबर जारी रहेगी, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।